क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पोषण की पूरी प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको सभी का मीनिंग जानना पड़ेगा और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आप अगर पढ़े हैं या फिर पूरा बॉडी पार्ट्स जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से, अदरवाइज कुछ थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि आखिर मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार का दिया हुआ है, मैं सभी पर डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ कुछ ऑप्शन मिलते जुलते हैं, सब एक ही है बट इधर उधर किया हुआ है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी आपको सही से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, तो हम लोग जब भोजन खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में जाता है, माउथ में, और उसके बाद हमारे मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपने मुंह में लिए, फिर उसके बाद खाना पाचन शुरू हो जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अमाशय में चला जाता है और अग्नाशय से निकल करके अग्नाशय रस, फिर अमाशय रस यानी कि गैस्ट्रिक एसिड, ये सब निकल करके उसमें मिल जाते हैं भोजन में। और उसके काइम जब बन जाता है तो काइम फिर आगे चल जाते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद में यहाँ पर स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण क्या होता है दोस्तों, तो स्वांगीकरण में जैसे कि भोजन से हमको क्या क्या मिलता है, हमको एमिनो एसिड मिलते हैं, ग्लूकोज आता है, तो ये सारे चीज़ों का स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन हो जाता है हमारे ब्लड में। और जब ब्लड में मिल जाता है एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, तो वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में एसिमिलेशन होता है और उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद में जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद फिर मल त्याग यानी कि इजेशन होता है, फिर वो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो सब इजेशन हो जाता है, मल त्याग हो जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मसालेदार और वसा युक्त भोजन करने के बाद कभी कभी हमें पेट में दर्द और जलन होती है, इनमें से किसका सेवन करने से इस दर्द या जलन का उपचार किया जा सकता है। तो जब भी आप मसालेदार या वसा युक्त भोजन ज़्यादा आप खा जाते हैं, जब आपके पेट में गैस हो जाता है तो आपको जलन महसूस होती है। तो आखिर इसको कैसे उपचार किया जा सकता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इस तरह से हम लोग एंटासिड से दूर करते हैं। तो आखिर एंटासिड ये क्यों यूज, क्षार मिलाएंगे उसमें, जब हम एंटासिड लेंगे दवा के रूप में तो इसको ठीक कर देगा, क्योंकि ये क्षार है। फिर इसके साथ साथ में एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक आखिर क्या होता है, तो एंटीसेप्टिक जब हमको घाव हो जाता है तो हम उसमें एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, क्योंकि वह जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनको ये मारने की दवा है, सूक्ष्म जीवाणु को ये मार सकता है या फिर उसका वृद्धि को कम कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। और एक चीज़ होता है दोस्तों, वो है एंटीबायोटिक्स, ये भी छोटे जीवाणुओं को मार सकती है। और जैसे कि हम लोग का दवा है एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना खाद्य श्रृंखला में हानिकारक कीटनाशकों के संचय के साथ जुड़ी हुई है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन, जैविक वृद्धि, शिकार या जैविक अनुक्रम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि खाद्य श्रृंखला में जब हानिकारक कीटनाशकों का संचय होता है तो क्या होता है, तो इसको कहा जाता है जैविक वृद्धि। यूट्रोफिकेशन एक ऑप्शन है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन जब नदी, तालाब या समुद्र में छोटे छोटे पौधों का बढ़ना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, धरती के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, सूर्य है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव मल पदार्थ के साथ जल निकाय के प्रदूषण को दर्शाती है। तो ये भी आपको मालूम होगा दोस्तों, मानव मल के साथ में यानी जब आपका भोजन पच जाता है और फिर वो एक इजेशन हो जाता है, उसका बाहर निकल जाता है, तो उसके साथ में बैक्टीरिया आता है, दैट इज कॉल्ड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये भी जल प्रदूषण को दर्शाती है, क्योंकि वो जब जल में मिल जाता है तो वो प्रदूषण होता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, आग या रेडिएटर से
ऊपर उठते हुए गर्म हवा के अवस्वर्ती धारा से होकर वस्तुओं के अवास्तविक यादृच्छिक अस्थिरता या फ्लिकरिंग देखी जा सकती है। ऐसा क्यों? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है और कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन टफ नज़र आता होगा आपको, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन घुमाया गया है, तो आप इसको देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से इसको क्वेश्चन को सेट किया गया है। सो ऑप्शन इज गिवन हियर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के छितराव के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए ऑप्शन इतना नज़दीक है, अगर आपको इसका डिफिनीशन मालूम नहीं, परिभाषा मालूम नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो क्या होता है कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो हमको दिखाई देता है क्या, फ्लिकरिंग देखी जा सकती है, ऊपर नीचे हिलते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या प्रकाश के परावर्तन या फिर प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के छितराव या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? तो आपको प्रकाश का परावर्तन बताए थे कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ रही और वापस चली जाती है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या इसके वजह से होता है या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रही है और वो वापस धूल कण से टकरा करके बिखर जा रही है तो उसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन किसको कहते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन जब सूर्य का प्रकाश पड़ती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम और विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम, इस तरह से अनेक माध्यमों में चेंजेज की वजह से फ्लिकरिंग होता है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना भी हमको वायुमंडलीय अपवर्तन से होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ फास्फोरेसेंस की घटना को दर्शाता है? होता है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा फास्फोरेसेंस होता क्या है। तो फास्फोरेसेंस में आप बहुत सारे देखते होंगे, टॉर्च देखते होंगे या रिस्ट वॉच देखते होंगे, स्टिकर्स देखते होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर जिंक सल्फाइड होता है और इसके साथ में एक और भी होता है दोस्तों, जिसको कहा जाता है स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। इसके कारण भी फास्फोरेसेंस की घटना होती है। ये ऑप्शन जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष और उसके दोष निवारण के लिए लेंस की पहचान करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होगा, लेकिन इनडायरेक्टली वही है, इसका मीनिंग ये वही है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो चश्मे का इस्तेमाल करता है। तो इससे जाहिर सी बात है कि वो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु को देख। यहाँ पर प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये इंग्लिश में दिया हुआ है, या फिर लेंस का भी दिया गया है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब दिया हुआ, बाइफोकल लेंस ये इंग्लिश में दिया हुआ है। आप अगर हिंदी में पढ़े हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मायोपिया, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है और एक एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसमें अंधता कहा जाता है जिसको। तो सबसे पहले देखते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में निकट के चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं और दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो उसको मायोपिया कहा जाता है। और इसे दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आमतौर पर पुरुषों के लिए 2 रक्तदान के बीच में न्यूनतम अंतराल लगभग कितना होना चाहिए? तो जब भी आप डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बीच अंतराल होना चाहिए कम से कम 3 मंथ्स का, 3 महीने का अंतराल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन के नारे को किन 5 F के रोपण से समर्थन दिया गया था? तो चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था और इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगल बचाने के लिए अभियान चला गया था। और इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा, वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप उनको भी याद रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। और इसमें क्या किया गया था? इसमें एक नारा लगाया गया था जिसमें लोगों को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ये बताया गया था, ये फार्मूला था, फूड, फाइबर, फॉडर, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, यानी कि ये सभी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप सेल्फ सस्टेन, आत्मनिर्भर बनेंगे। और इसके लिए पेड़ लगाइए। तो पेड़ से सारे चीज़ को
की प्राप्ति होती है, जैसे फूड भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है, फ्यूल भी मिलता है, फर्टिलाइजर। ना कि यहाँ पर जस्ट उल्टा है, ये क्रोनोलॉजी सही नहीं है, फूड फॉरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर फेनेल नहीं है, फ्लोरा नहीं है। तो इस तरह से आपका 3 ऑप्शन छांट सकते हैं, क्योंकि हमको फूड पेड़ से हमें फूड मिलता है, फाइबर मिलता है और फॉडर फ्यूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सीमेंट का स्थापन समय को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः इनमें क्या मिलाया जाता है? तो सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, और जिप्सम जब प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O में जल मिलाया जाता है, यानी H2O मिलाया जाता है, तो जिप्सम का निर्माण होता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रधनुष के निर्माण के समय होने वाले सही घटनाओं की पहचान करें। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और साथ में बारिश हो रही है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, क्योंकि एक प्रिज्म का काम करता है। वाटर, जो वर्षा की बूंदें हैं, वो एक प्रिज्म का काम करता है, और जब प्रिज्म से होकर कोई प्रकाश गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटनाक्रम को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसी से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इस घटना में क्या क्या होता है दोस्तों? इसमें अपवर्तन भी होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग भी होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। गुरुत्वाकर्षण इससे कोई रिलेशन नहीं है, संघनन भी नहीं है, पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, प्रकीर्णन, संसंजन, ये सब, आयनीकरण, ये सब नहीं होता है। आप बिल्कुल आसानी से छांट सकते हैं, भले ही ये ऑप्शन जो है वो हार्ड है। So this is the end of the video. I hope you like this video.